प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 प्रकरण पढ़ लिए हैं। आज हम प्रकरण 4 देखने वाले हैं। और आपको पता है कि यदि हम एनटीए नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके साहित्य से हमें जो भी जानकारी मिलती है, जो भी तथ्य हमें मिलते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं। और यहाँ से अक्सर पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन पूछ लिए जाते हैं कि कवियों या लेखकों के संबंध में उन्होंने क्या कहा है, अपना क्या मत व्यक्त किया। तो चलिए हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि जो हमारा न्यू अकॉर्डिंग के सिलेबस एग्जाम हुआ है, तो प्रकरण 4 से पूछा गया था, एक वाक्य एक पूछा गया था, ये जहाँ मैं टिक कर रही हूँ आप देख रहे हैं। तो प्रकरण 4 से पूछा गया था। तो इस उम्मीद से हम लोग पढ़ रहे हैं कि हो सकता है प्रकरण 1, 2, 3 आदिकाल से या 3, 4 से किसी में से शायद फिर कुछ पूछ लिया जाए। तो हमें अपने अध्ययन को बेस्ड ही रखना है, चाहे कुछ भी एनटीए पूछे, हमें हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के लिए तैयार रहना है। ओके, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं दी गई हैं, चलिए देख लेते हैं। वीर गाथा काल के समाप्त होते होते हमें जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और उसके बीच कहे सुने जाने वाले पद्यों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का पता चलता है। अब देखिए, पता देने वाले कौन हैं? तो पता देने वाले दिल्ली के खुसरो मियाँ और तिरहुत के विद्यापति हैं। अब फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि तिरहुत के जो विद्यापति हैं, तो ये राजा कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तिरहुत के ही राजा कीर्ति सिंह हैं, उनके दरबारी कवि थे विद्यापति जी। अब आपने पता है विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पता बहुत ही प्रसिद्ध है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना गया, किसका कृति के माध्यम से? इनकी जो पदावली है उसकी कृति से के माध्यम से इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा गया। तो प्लीज़ आप देख लेना, क्योंकि विद्यापति को किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना। और आचार्य शुक्ल जी ने क्या मत व्यक्त किया, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो फिर है कि इनके पहले जो कुछ संदिग्ध सामग्री मिलती है उस पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा या बहुत प्रभाव अवश्य पाया जाता है। लिखित साहित्य के रूप में ठीक बोलचाल की भाषा या जनसाधारण के बीच कहे सुने जाने वाले गीत, पद्य आदि रक्षित रखने की ओर मानो किसी का ध्यान ही न था। अब देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट पंक्ति आ गई जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि एनटीए नेट के द्वारा पूछा गया था। तो यदि आप प्रीवियस ईयर यानी 25 जून को जो एग्जाम हुआ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 5 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है हिंदी साहित्य का, तो यदि आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने व्याख्यात्मक तरीके से इनको हल किया है। तो प्लीज़ वो आप यदि इन दोनों सेट को आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, तो 20 से 30 प्रश्न तो आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो क्या है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ऐसा इन्होंने कहा है आचार्य शुक्ल ने। प्रकरण 4 में पश्चिम की बोलचाल, गीत, मुख प्रचलित पद्य आदि का नमूना जिस प्रकार हम खुसरो की कृति में पाते हैं, उसी प्रकार बहुत पूर्व का नमूना विद्यापति की पदावली में भी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहले कौन आते हैं, पहले खुसरो मियाँ आते हैं कि पहले विद्यापति आते हैं? प्लीज़ यदि आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके पीछे फिर भक्तिकाल के कवियों ने प्रचलित देश, भाषा और साहित्य के बीच पूरा सामंजस्य घटित कर दिया। चलिए हम थोड़ा सा खुसरो के संबंध में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किन कवियों के संबंध में आचार्य शुक्ल के मत, उन्होंने क्या प्रशंसा, किस प्रशंसा के द्वारा मत व्यक्त किया है इन कवियों के संबंध में? तो प्लीज़ आप ये जरूर ध्यान देना। पृथ्वीराज की मृत्यु के 90 वर्ष पीछे खुसरो ने संवत 1340 के आसपास रचना आरंभ की। इन्होंने गयासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह तक के कई पठान बादशाहों का जमाना देखा। अब मैं बता दूं, अक्सर ये भी पूछा जाता है कि ये जो कवि हैं खुसरो जी या फिर जो अन्य कवि हैं, वो किसके दरबारी कवि थे? आपने ये जरूर देखना है किसके दरबारी कवि थे ये कवि लोग। फिर इम्पोर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है
कि ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार थे। ऐसा किसने कहा? ऐसा आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये पंक्तियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रकरण 4 से। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियाँ और पहेलियाँ आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद्य, पहेलियाँ आदि कहने की उत्कंठा भी इन्हें हुई है। इन्हें भी हुई। इनकी पहेलियाँ और मुगरियाँ प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। किसने? खुसरो जी ने। अब फ्रेंड्स बताऊं कि इनकी जो खुसरो जी की पहेलियाँ और मुकरिया से तो एक प्रश्न आता ही है, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि इकाई 5 में भी ये खुसरो हमारे लगे हुए हैं, इनकी पहेलियाँ और मुकरिया। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रजभाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन पश्चिमी प्रदेशों की भाषा की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। ऐसा आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि पहले जो पश्चिमी प्रदेशों की जो बोलचाल थी वो खड़ी बोली होती थी, जिनमें जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रजभाषा की ओर झुकी हुई थी। हम आगे देखेंगे खड़ी बोली और ब्रजभाषा की कुछ लाइनें यहाँ हैं, हम देख लेंगे फ्रेंड्स वहाँ पे, तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर ठेठ खड़ी बोली। ठेठ खड़ी बोली थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब भी यह बात पाई जाती है। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि खुसरो से इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती हैं। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियों और 2 सफरों में ही मिलती है। यद्यप उनमें कहीं कहीं ब्रजभाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख्य प्रचलित काव्य भाषा ही है। यही ब्रजभाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रजभाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी ग्रस्त उर्दू निकल पड़ी। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियों में भी मिल गई, इसमें संदेह नहीं। उदाहरण के लिए हुक्केबाजी पहेली लीजिए। इतिहास प्रसिद्ध बात है कि तंबाकू का प्रचार हिंदुस्तान में जहांगीर के समय हुआ। उसकी पहली गोदाम अंग्रेजों की सूरत वाली कोठी थी, जिससे तंबाकू का एक ही नाम सुरती या सुरती पड़ गया। इस प्रकार भाषा के संबंध में भी संदेह किया जा सकता है कि वह दीर्घ मुख परंपरा के बीच कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा। किसी अंश तक यह बात हो सकती है, पर साथ ही यह भी निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहृत प्राकृत की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। प्रश्न यह उठता है कि क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी पहेलियों में मिलती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, कुछ इनकी भाषाओं के संबंध में दिया है, इनकी बोलियों में कि उनकी भाषा क्या लिए हुई थी, पंजाबी, राजस्थानी मिश्रित थी, क्या भाषा थी या शब्द कैसे बनते थे। तो यदि आपको देखना तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना। हम इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल भाषा की ओर अधिक रहता था। खुसरो का ध्यान लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्म उपासक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए है। अब हम यहाँ देखते हैं खुसरो की कुछ पहेलियाँ और गीत दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर यह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो हमें बताना पहेलियाँ ही, बूझो पहेली, आपने पढ़ा भी होगा कई बार। आकाश है, एक नाग ने अचरज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी जा चुका है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर वहाँ हमने क्या देखा, इनके दोहे और पहेलियाँ हमने देखी हैं। यहाँ खड़ी बोली में इन्होंने जो लिखा है, खड़ी बोली में ये लिखते हैं, चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। फिर ये खड़ी बोली में है, ये भी है, एक नार पिया को भान, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तथ्य संग्रहित हैं उनको आपने ज़रूर देखने हैं, ठीक है। फिर बताऊं कि इन्होंने दोहे और गीत कुछ लिखे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक ये इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको देख लेना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब।
अब वीडियो पॉज करके आप पढ़ भी लेना इनको, हो सके तो आप इसकी पहली लाइन ज़रूर देख लिया करें। ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भाई। तो ये तो नहीं, ये लाइन तो नहीं पूछी जाती, पर ये लाइन पूछी जाती है। जहाँ खुसरो का नाम आता है वो नहीं पूछते हैं, क्योंकि पता है ना, आइडिया लग जाता है कि ये खुसरो की, ये नाम खुसरो का आ गया। अब बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, मोरा जो बना नवेल रहा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरीलाल। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। फिर हम अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, आप इस पंक्ति को भी जरूर देखना। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है इनकी पंक्ति। हमने देखा खुसरो जी को, अब हम देखते हैं विद्यापति जी को कि विद्यापति के संदर्भ में आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या मत व्यक्त किए हैं। तो विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत इनका उल्लेख हो चुका है, पर जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए वो इनकी पदावली है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पदावली के कारण ही इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। ऐसा एग्जाम पूछा जाता है टीजीटी या पीजीटी के लिए, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। तो इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को मागधी से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना है, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप देख लेना। कोई यहाँ से हो सकता है पूछ लिया जाए, कोई भाषा कितनी दूर तक समझी जाती है, इसका विचार तो आवश्यक होता है। किसी भाषा को समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा ना होता तो उर्दू और हिंदी एक ही साहित्य माना जाता। प्लीज़ आप इसको ध्यान देखना, क्योंकि अक्सर बीच से ही प्रश्न बनते हैं। वो भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली बांगड़ू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसवारी, अवधी इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी सब हिंदी के अंतर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे की बोली समझते हैं। बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया आदि जिलों में आयल, अइल, गयल, गईल, हमरा, तुम्हारा आदि बोले जाने पर भी वही भाषा, वहाँ की भाषा हिंदी के सिवा दूसरी नहीं कही जाती। कारण है शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य बीसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर। तो ये हमने देखा आज यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकरण 4 फुटकल रचनाओं में 2 कवियों को इन्हें लिखा है, अमीर खुसरो को और विद्यापति को। इस प्रकार स्थिति के साथ ही साथ भावों तथा विचारों में भी परिवर्तन हो गया, पर इससे यह न समझना चाहिए कि हमीर के पीछे किसी वीर काव्य की रचना नहीं हुई होगी। समय समय पर इस प्रकार के अनेक काव्य लिखे गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग में प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य शुक्ल जी ने कभी सर्वथा सूखी नहीं पाते। वो इसमें जो भी उन्होंने दिया है सब ऑथेंटिक है, सटीक है और बहुत ही उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।